हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस C++ सीरीज का ये लेक्चर नंबर 34 है। और हमने पिछले वीडियो में ओप्स कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, जहां पर हमने समझा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। हमने पिछले वीडियो में क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी देखा था। ये सब चीज़ें हम समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में क्लास मेथड्स भी देखिए थोड़ा सा समझ लिया था इसके बारे में कि क्लास मेथड क्या होते हैं। यानी एक क्लास के अंदर जो हम फंक्शन बनाते हैं वही हमारे कहलाते हैं क्लास मेथड। ठीक है, यानी मेंबर फंक्शन भी कह सकते हैं या उस फंक्शन को मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पर इसको दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, एक इनसाइड क्लास डेफिनेशन, दूसरा आउटसाइड क्लास डेफिनेशन। अब ये है क्या, तो देखिए जब भी हम क्लास के अंदर कोई मेथड यानी अपना फंक्शन बनाते हैं तो वहाँ पर हमें दो चीज़ें करनी होती हैं। एक तो फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है और दूसरा उसे डिफाइन करना होता है। तो अब यहाँ पर डिक्लेयर तो आपको क्लास के अंदर ही करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों ही केसेस में। लेकिन डिफाइन आप उसे क्लास के अंदर भी कर सकते हैं या क्लास के बाहर भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर कोड ब्लॉक में चलते हैं और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर ये कोड पिछले वीडियो का है, जहाँ पर हमने ये क्लास बनाई थी स्टूडेंट टाइप की, और इसमें ये दो हमारे नॉर्मल मेंबर हैं, यानी कि इसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्लास की एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे इनको। ठीक है, और जो ये हमारे दो हैं ये क्या है, फंक्शन है, या फिर इसे हम मेंबर फंक्शन या फिर मेथड बोलेंगे। तो ये हमने बनाए थे, और इस क्लास के अंदर ये जो दो मेथड हमने बनाए थे, ये दो मेथड इनसाइड क्लास डेफिनेशन के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इसी क्लास में इनको डिक्लेयर भी किया है। इस लाइन में, यहाँ पर आपको पता है कि इस लाइन को बोलते हैं डिक्लेरेशन, और इसको हमने डिफाइन भी यहाँ पर किया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसे डिक्लेयर किया और यहाँ पर भी इसे डिफाइन किया गया है। तो ये क्या है, इनसाइड क्लास डेफिनेशन। हम अगर चाहें तो अपने फंक्शन को डिफाइन क्लास के बाहर ही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको समझते हैं प्रैक्टिकली कि हम किस तरीके से अपने फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर नोट्स की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पर ये इनसाइड एग्जाम्पल हो गया, दूसरा यहाँ पर है आउटसाइड एग्जाम्पल। अगर यहाँ पर बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर हमें स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, ये है स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, हमें इसकी ज़रूरत होगी अगर हम अपने मेथड को क्लास के बाहर डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में बताया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे माई क्लास नाम की एक क्लास बनाई गई है और इसमें एक मेथड यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, माई मेथड जो कि डिक्लेयर किया गया है, यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है ना। डिफाइन हम कहाँ कर रहे हैं, इस क्लास के बाहर। यहाँ पर देखिए ये क्लास एंड हो गई, यहाँ पर हमने इसे डिफाइन किया। तो डिफाइन करने के लिए सिंपली यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमारा जो मेथड हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, और फिर उसके बाद अपनी क्लास का नाम, यानी हमारी क्लास क्या है यहाँ पर माई क्लास। तो ये सिंटैक्स है, इसका याद रखना पड़ेगा। तो रिटर्न टाइप और फिर उसके बाद अपनी क्लास का नाम, और स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के साथ में हमें अपने मेथड का नाम यहाँ पर रखना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम इसको आराम से डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो मेथड यानी कि क्लास के बाहर बेसिकली ये मेथड हम डिफाइन कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि क्लास के अंदर के जितने भी वेरिएबल होंगे, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उसे हम यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, उसमें वैल्यू सेट भी कर पाएंगे, और अगर उसमें कोई वैल्यू है तो वो हम सी आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी कि हमने आपको बताया था कि क्लास के बाहर इसके क्लास के जो भी मेंबर होते हैं, यानी क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स आपके होते हैं, उसे हम क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ पर हम क्लास के बाहर स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर लगा करके कोई मेथड डिफाइन करते हैं, तो हम इस मेथड में, ठीक है, इस मेथड के अंदर इस क्लास के सभी मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में हमने दो मेथड बनाए थे, इंटर डिटेल और यहाँ पर डिस्प्ले डिटेल का। तो ऐसा करते हैं कि डिस्प्ले डिटेल जो हमारा मेंबर है, ठीक है, यानी मेंबर फंक्शन है, इसको डिफाइन बाहर करते हैं, है ना। तो चलते हैं यहाँ पर बाहर डिफाइन करने के लिए। यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है ये हम क्लीन कर देते हैं, या बाद में हटा देंगे, अभी पड़ी रहने देते हैं। उसके लिए यहाँ पर सिंपली हमारा क्या होगा, मेथड का रिटर्न टाइप यानी फंक्शन का रिटर्न टाइप, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा होगा क्लास का नाम। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था, तो ये क्लास का नाम आ गया स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद यहाँ पर स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, सेम यहाँ पर दो बार हमें कॉलन कॉलन बेसिकली लगाना है, ये स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा होगा मेथड का नाम। अब मेथड जैसे हम मान लेते हैं डिस्प्ले डिटेल नाम का जो मेथड यानी फंक्शन है, इसे हम यहाँ पर बाहर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। तो डिस्प्ले डिटेल जो मेथड है ये हम क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं, और डेफिनेशन में क्या रहेगा, वही मतलब जो यहाँ पर सेम लाइन, इसको हम यहाँ से कट करते हैं, ये बस आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब इसे हम डिफाइन नहीं करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट भी हमारा यहाँ पर नहीं रहेगा, ध्यान रखना इस बात का। ये हो गया। हालांकि इसके बारे में हम समझ चुके हैं, आपको याद होगा जब हमने फंक्शन पढ़े थे तो फंक्शन में हमने बताया था कि फंक्शन का प्रोटोटाइप, जैसे सपोज अगर हम अपना कोई फंक्शन मेन फंक्शन के नीचे डिफाइन करना चाहते हैं तो डिक्लेरेशन मेन फंक्शन के ऊपर करना पड़ता था। आपको याद होगा, क्लास ऑब्जेक्ट अभी भूल जाइए, हमने क्या बताया था कि अगर मेन फंक्शन के नीचे अपना कोई भी फंक्शन आप डिफाइन करना चाहते हैं तो उसका जो डिक्लेरेशन है वो मेन
मेन फंक्शन के ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि जब कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को तो वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करता है। तो अगर कोई भी फंक्शन आपके मेन फंक्शन से नीचे डिफाइन होगा, ठीक है, तो वहाँ पर उसे एग्जीक्यूट वो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर डिक्लेयर ऊपर है तो वो डेफिनेशन तक पहुँच जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम किसी क्लास का कोई भी मेथड या फंक्शन क्लास के बाहर डिफाइन करना चाहते हैं तो डिक्लेयर यहाँ पर हमें अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लास का मेंबर, और डिफाइन हमने कहाँ किया, बाहर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सिंपल से चीज़ है, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पर स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर की कहानी है। रन करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले इंटर डिटेल, यहाँ पर हमने जस्ट रोल नंबर डाल दिया 101 और यहाँ पर अपना नेम डाल दिया। ठीक है, और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे रोल नंबर और नेम सी आउट हो रहा है। ठीक है, किसके जरिए, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्प्ले डिटेल जो मेथड है ये बाहर से काम कर रहा है अपना। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा एग्जाम्पल था, बाकी आने वाले वीडियोज़ में हम इस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे तो इसका आपको प्रैक्टिकली यूज भी समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पैरामीटर्स की। पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो पैरामीटर्स के बारे में आप अच्छे से इंट्रोड्यूस हैं। पैरामीटर्स और आर्गूमेंट दो चीज़ें होती हैं। तो हमने जब फंक्शन पढ़े तो हमने फंक्शन में देखा कि जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पर हम पैरामीटर पास करते हैं, और जब हम उसी फंक्शन को कॉल करते हैं तब हम कॉल करते समय वहाँ से आर्गूमेंट पास करते हैं, और आर्गूमेंट्स और पैरामीटर मैच होने चाहिए, इसके बारे में भी हमें जानकारी है। तो कुल मिलाकर के आर्गूमेंट्स एंड पैरामीटर के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन यहाँ पर इस पैरामीटर की जो बात की जा रही है ये क्लास से रिलेटेड बात की जा रही है। यानी कि जब हम क्लास के अंदर अपने फंक्शन यानी मेथड डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर भी हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमने पैरामीटर पास नहीं किया था, यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंपली यहाँ से ये फंक्शन हमने डिक्लेयर किया तो इसमें कोई पैरामीटर है नहीं है, यहाँ पर भी कोई पैरामीटर नहीं है, इसमें पैरामीटर नहीं है, लेकिन हम अपनी क्लास के ही मेंबर की वैल्यू को यहाँ पर सेट या फिर मतलब गेट कर रहे थे। सेट गेट का मतलब होता है कि हम यहाँ पर सेट कर रहे थे सीन के जरिए, और गेट का मतलब होता है सी आउट कर रहे थे, यानी कि वैल्यू निकाल रहे थे, प्रिंट कर रहे थे। ठीक है, तो ये गेट और सेट मेथड इसको बोलते हैं। आगे हम समझेंगे इसके बारे में, गेट सेट गेटर सेटर इसके बारे में देखेंगे। ये सब यूज़र डिफाइन ही होते हैं, मतलब हम अपने आप से बनाते हैं, नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल अभी हमने पैरामीटर पास नहीं किया था, अगर हम चाहें तो पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। पैरामीटर जिस तरीके से नॉर्मली हम फंक्शन कॉल करते हैं तो वहाँ से आर्गूमेंट पास किए जाते हैं, यहाँ पर हम पैरामीटर सेट कर सकते हैं और उस पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पर अंदर हम यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर नोट्स की बात करें तो नोट्स में जो एग्जांपल दिया गया इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। तो नोट्स में सिंपल यहाँ पर एक स्पीड नाम का मेथड बनाया गया जिसमें मैक्स स्पीड नाम का एक पैरामीटर पास किया गया, और जब भी हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यानी कार क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए कार क्लास का माई ऑब्जेक्ट एक हमने बनाया, और माई ऑब्जेक्ट डॉट स्पीड यानी माई ऑब्जेक्ट जो कि हमारा कार टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना, और उस ऑब्जेक्ट के स्पीड मेंबर को यानी मेंबर फंक्शन को हमने कॉल किया। अब चूंकि इसमें पैरामीटर है तो यहाँ से हमने आर्गूमेंट देखिए पास कर दिया, तो इससे क्या होगा कि ये आर्गूमेंट जो है इस पैरामीटर में रिसीव होगा। हालांकि इस फंक्शन को डिफाइन कहाँ किया गया, बाहर। देखिए इसमें क्या डिफाइन, डेफिनेशन में क्या है, सिंपल है कि उसी सेम वेरिएबल को रिटर्न कर दिया गया, या फिर हम चाहते तो इसके साथ कैलकुलेशन भी कर सकते थे, कुछ भी करा सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फंक्शन में जब एक बार पैरामीटर हमें मिल जाता है तो उस पैरामीटर के साथ फंक्शन के डेफिनेशन में हमें जो भी काम कराना है, जिस तरीके से उसका यूज़ करना है कर सकते हैं। रिटर्न कराना रिटर्न कराइए, सी आउट कराना सी आउट कराइए। ठीक है, यहाँ पर इसका फंक्शन का देखिए रिटर्न टाइप भी इंट है। तो चलिए यहाँ पर एक दूसरे एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं और इसका एक्चुअली यूज क्या है। फिर उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे। तो पहले तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि जो हमने क्लास के बाहर इस मेथड को डिफाइन किया इसको क्लीन कर देते हैं, क्योंकि इसके बारे में तो आप समझ ही चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन को वापस से हम कट करते हैं ताकि कोड जो है वो थोड़ा सा हमारा दिखने में क्लियर लगे, है ना, क्लियर स्ट्रक्चर रहे। तो ये हमने पेस्ट कर दिया, तो अभी ये क्लास के अंदर ही हमारा मेथड जो है वो डिफाइन भी हो गया। इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये नीचे हमारा मेन फंक्शन है और ये दो फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं कि जो डिस्प्ले डिटेल नाम का मेथड है इसमें अभी कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन अगर हम पैरामीटर पास करें तो क्या करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट में एंटर डिटेल कराएंगे तो उसमें रोल नंबर और उसका नेम प्रिंट होगा, मतलब एंटर होगा, और डिस्प्ले डिटेल करेंगे तो वही सेम नेम और रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन डिस्प्ले डिटेल जब हम यहाँ पर फंक्शन कॉल करें तो हम चाहते हैं कि जो डिटेल है इसके साथ में एक एडिशनल डिटेल भी साथ में सी आउट हो। वो क्या, उस स्टूडेंट का स्टेटस। ठीक है, जैसे STU1 है तो ये कैसा है, गुड है, बैड है, बेटर है, ठीक है, किस तरीके का है, ये हम यहाँ से पास करके प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इसके लिए स्टेटस की बात करें तो स्टेटस में जो कि गुड और बैड होगा तो ये स्ट्रिंग होगी, तो यहाँ पर हम डिस्प्ले डिटेल नाम के मेथड में एक स्ट्रिंग पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर हो गया str नाम का, या कोई भी नाम रख सकते हैं, ये सिंपल वही चीज़ें हैं, बस आपको सिंटैक्स का ध्यान रखना है ना। फिर यहाँ पर डिस्प्ले डिटेल में जब हम इसे कॉल करेंगे तो यहाँ से पास कर देंगे एक स्ट्रिंग, तो जस्ट हमने पास कर दिया कि ये मान लेते हैं गुड बॉय है, तो यहाँ पर गुड हमने स्टेटस में डाल दिया। बाकी यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर प्रिंट होगा, फिर नेम प्रिंट होगा, और नेम प्रिंट होने के बाद यहाँ पर हम जो है स्टेटस भी इसका इसी में आगे ऐड कर देते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर हम दूसरा भी सी आउट लगा सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है यहाँ पर हम एंडल दे करके इसी में काम चला सकते थे, या फिर नया सी आउट यहाँ पर स्टेटमेंट लगाएंगे और इसमें हमने प्रिंट कर दिया स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटस को प्रिंट करने से पहले हमने एक एंडल से न्यू लाइन ले ली, ठीक है। यहाँ पर रन करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले यहाँ पर फिर से वही रोल नंबर जैसे 102 डाल दिया और महेश एंटर करेंगे, तो देखिए रोल नंबर और यहाँ पर नेम और उसके साथ में स्टेटस भी उसका जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से क्लास के जो भी मेंबर फंक्शन होते हैं उसमें हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से पैरामीटर रख सकते हैं। तो इसके बारे में समझ में आया होगा, इसमें कुछ नया नहीं था, ठीक है। बस ये चीज़ें क्लास के अंदर हो रही हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। क्लास के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। बाकी हम इस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी सॉल्व करने वाले हैं। फिर बात करें कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो देखिए, कंस्ट्रक्टर जो होते हैं ये एक प्रकार के स्पेशल मेथड होते हैं। ये होते तो फंक्शन की तरीके से हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे हमारा यहाँ पर ये डिस्प्ले डिटेल फंक्शन है, ठीक है। पर्टिकुलर ये फंक्शन है और ये अपना कुछ कुछ काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर भी होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये जो फंक्शन हमारा है इस क्लास का, ये फंक्शन तभी कॉल होगा जब इसे कॉल किया जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने डिस्प्ले डिटेल या इंटर डिटेल नाम का मेथड या फंक्शन कॉल किया, तभी ये कॉल हुआ, तभी इसका ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर होते हैं बेसिकली, वो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में यही मेन डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप कॉल हो जाता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। बाकी कंस्ट्रक्टर में भी ब्लॉक ऑफ कोड बनता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और इसके अंदर भी हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर। आइडिया लग गया होगा कि कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए, कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में बताया भी गया है, अ कंस्ट्रक्टर इन C++ इज अ स्पेशल मेथड दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। यानी कि जैसे ही किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, अगर उसमें कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसे हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। अब कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए नीचे एग्जाम्पल में बताया गया है। इसकी देखिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। कंस्ट्रक्टर मेथड इन ज़रूरत हालांकि सबकी होती है। तो यहाँ पर बात करें कंस्ट्रक्टर की, तो ये क्लास हो गई हमारी, ठीक है। माई क्लास नाम का यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्टर बनाया गया, ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, वही फंक्शन वाला ही काम करता है। हमने आपको पहले ही बताया कि कंस्ट्रक्टर और फंक्शन दिखने में ये लगभग एक जैसे होते हैं, काम भी एक जैसा होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जैसे ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे यहाँ पर माई क्लास का ऑब्जेक्ट एक बनाया गया और इसमें जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तुरंत यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और जबकि फंक्शन जब होगा तो फंक्शन हमें कॉल करना पड़ेगा। बस दोनों में ये डिफरेंस है। बाकी कंस्ट्रक्टर जब हम बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर बनाते समय उसका नाम हम कुछ भी नहीं रख सकते। हमारा जो क्लास का नाम है वही सेम कंस्ट्रक्टर का भी नाम होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं, जो हमारे क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का भी नाम होगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी क्लास है, स्टूडेंट्स, और यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज होगा, फिर यहाँ पर सिंपली कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो यहाँ पर देखिए इस क्लास के अंदर ये हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब ये कंस्ट्रक्टर जब ऑटोमेटिकली कॉल होगा तो हमें क्या कराना है, वो चीज़ हम इस ब्लॉक ऑफ कोड में रख सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी सिंपली यहाँ पर पहले तो सी आउट करा देते हैं, जस्ट यहाँ पर कुछ भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देते हैं ऐसा करके, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, हम इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑटोमेटिकली हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने सी आउट स्टेटमेंट लगा रखा है। चलते हैं यहाँ पर और एक काम करते हैं कि इन दोनों लाइनों को अभी के लिए हम कमेंट आउट कर देते हैं। देखिए हमने कमेंट आउट कर दिया, तो इससे क्या होगा कि हमारी क्लास तो बनी है, ठीक है, और यहाँ पर इंटर डिटेल और डिस्प्ले डिटेल नाम का जो मेथड है इसे हमने कॉल ही नहीं किया, तो ये दोनों चीज़ें होंगी ही नहीं। तो अगर रूल के हिसाब से देखें तो हमारा सिर्फ ऑब्जेक्ट बनेगा। हमने यहाँ पर कोई भी सी आउट स्टेटमेंट नहीं लगाई और यहाँ पर हमारे कोई भी मेथड भी कॉल नहीं हो रहे हैं, फिर भी इस केस में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। कैसे, यहाँ पर रन करते हैं और आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आउटपुट में हमें मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही stu1 नाम का ऑब्जेक्ट बना पर्टिकुलर उस क्लास का, तो उसमें जो भी कंस्ट्रक्टर होगा वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर का एक सिंपल एग्जांपल देखा। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स की, यानी कि हम कंस्ट्रक्टर में भी पैरामीटर पास कर सकते हैं, इसका मतलब है, ठीक है। जिस तरीके से फंक्शन में पैरामीटर होते हैं हम कंस्ट्रक्टर में भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए इतना तो आपको पता ही है कि जब कंस्ट्रक्टर होते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होते हैं, जैसे ही
ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाएगा। तो जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल ही नहीं करते तो हम पैरामीटर जो हम कंस्ट्रक्टर में प्रोवाइड करेंगे उसके आर्गूमेंट कहाँ से पास करेंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। जब हम अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं वहीं से हम अपने पैरामीटर यानी आर्गूमेंट्स यहाँ से पास कर देंगे और फिर हमारा जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा इसमें ये वैल्यू रिसीव हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्लास है, ठीक है, कार हमारी क्लास का नाम है और यहाँ पर कार टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाते समय ही यहाँ पर हमने इसमें आर्गूमेंट पास कर दिए। तो क्या होगा कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर है जो कि कार टाइप का है, इसमें ये 3 पैरामीटर यहाँ पर पास किए गए हैं और उसके अंदर आप यहाँ पर कुछ भी करा सकते हैं। यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है कि ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है ये सिंपली यहाँ पर हम वेरिएबल में पास कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी क्लास के मेंबर हैं उसी में वैल्यू सेट कर रहे हैं। तो ऐसा ही कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम हर बार सी आउट ही कराएं, हम कुछ भी करा सकते हैं। जिस तरीके से फंक्शन के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड में कुछ भी रख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर में भी हम अपना कुछ भी काम करा सकते हैं, कोई भी लॉजिक बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा एनहेंस करते हैं और इसमें हम एक और इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं और इसमें हम जो है एज एंटर कराएंगे, ठीक है, स्टूडेंट की एज को रिसीव करेंगे। तो ये एक हमने और मेंबर बना दिया, ठीक है, एट्रीब्यूट बना दिया एज टाइप का। उसके बाद यहाँ पर इसका जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय ही रोल नंबर पास कर देंगे, ठीक है, रोल नंबर पास कर देंगे। बात समझ में आई? रोल नंबर हम पास कर देंगे ऑब्जेक्ट बनाते समय, बाकी नेम और एज जो है वो हम इन्हीं फंक्शन के जरिए लेंगे। और एक काम करते हैं कि जो हमारा डिस्प्ले डिटेल नाम का फंक्शन है इसको हम समझ चुके हैं, ये पैरामीटर यहाँ से हटा देते हैं ताकि कोड जो है वो थोड़ा सा क्लियर लगने लगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ये सिंपल सा कोड है, हमने सिर्फ यहाँ पर एक एज नाम का एट्रीब्यूट बढ़ा दिया है, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी एज है इसे हम कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में पास करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं यहाँ पर एज के लिए। अब इतना तो आपको क्लियर ही हो गया कि जो भी हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसका जो नाम होगा वो जो नाम क्लास का है सेम नाम होने वाला है। अगर इसमें पैरामीटर रखना चाहते हैं तो हम इस तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे इंट ए, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा हो गया इसका पैरामीटर। अब जब भी ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हम क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू को एज में सेट कर देंगे, सिंपल है। तो ए की वैल्यू को एज में सेट करने के लिए यहाँ पर सिंपल एज, ठीक है, और इज इक्वल टू ए, बस इतना ही करना है। इससे क्या होगा कि ए की जो वैल्यू है वो एज में आ जाएगी। एज में क्यों आ जाएगी? क्योंकि ये हम क्लास के अंदर ही हैं तो हम आराम से एज नाम के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ए की वैल्यू एज में सेट हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर हमें एज को प्रिंट भी कराना होगा तो यहाँ पर हम एज को इसी में प्रिंट भी करा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने एज को प्रिंट करा लिया, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर ये पहले नेम प्रिंट हो जाएगा और फिर लास्ट में एज आ जाएगी यहाँ पर। तो ये हो गया एज और वेरिएबल में यहाँ पर एज आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सिंपल है। तो यहाँ पर रोल नंबर, नेम और एज तीनों ही प्रिंट होंगे, लेकिन हम स्टूडेंट से जो डिटेल ले रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पर उसका रोल नंबर और नेम ले रहे हैं। बाकी जो एज है वो हम इसमें कंस्ट्रक्टर में ही पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय ही। उसके लिए यहाँ पर सिंपल पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर हमें एज पास कर देनी है। तो यहाँ पर जैसे एज हमने पास कर दी 25। फिर उसके बाद यहाँ पर हम इन दोनों फंक्शन को वापस से कॉल करते हैं, इंटर डिटेल और डिस्प्ले डिटेल। रन करते हैं प्रोग्राम। यहाँ पर एक सेकंड, ये भी हमें क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्ले डिटेल में हमने पैरामीटर हटा दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर नेम आ जाएगा, जैसे हमने डाल दिया महेश। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे रोल नंबर, नेम और एज यहाँ पर 25 ऑटोमेटिक आ चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बनाते समय ही उसकी एज पास कर दी थी। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप ये छोटे छोटे एग्जाम्पल समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ छोटे छोटे एग्जाम्पल देख रहे हैं। जब इतना आपका क्लियर हो जाएगा तो आने वाले वीडियोस में जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। हालांकि इन चीज़ों को हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा रियल वर्ल्ड की एक्सरसाइजेस, ठीक है। अभी तो ये सिर्फ समझने के लिए है। तो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर क्लियर हो गया कि यानी कि हम एक कंस्ट्रक्टर में कैसे पैरामीटर पास कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स की। एक्सेस स्पेसिफायर को एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर दोनों चीज़ें बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात का। और इसमें एक्सेस स्पेसिफायर में हमें 3 स्पेसिफायर मिलते हैं, पहला पब्लिक, दूसरा प्राइवेट और तीसरा प्रोटेक्टेड। तो देखिए प्रोटेक्टेड को तो हम आगे पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे, ये उससे रिलेटेड है, तो इसे हम प्रोटेक्टेड को समझ लेंगे। अभी यहाँ पर हम पब्लिक और प्राइवेट को देख लेते हैं। हालांकि थोड़ा सा इसके बारे में हमने समझा था, पब्लिक एंड प्राइवेट के बारे में, यही चीज़ें फिर से यहाँ पर हम एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए क्लास के अंदर जो भी मेंबर होते हैं वो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। जब हम बात करते हैं क्लास के मेंबर की तो उसमें वेरिएबल्स और मेथड और फंक्शन सारी चीज़ें आ जाती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि ये क्लास के मेंबर जो भी होते हैं वो सारे के सारे बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। अगर यहाँ पर हम पब्लिक कीवर्ड हटा दें तो ये सारे क्या हो जाएंगे, प्राइवेट। और प्राइवेट होंगे तो हम इस क्लास के बाहर इसमें से किसी भी मेथड या किसी भी मेंबर को यूज़ नहीं कर पाएंगे।
लेकिन अगर ये पब्लिक है तभी हम इनका यूज कर पा रहे हैं। जैसे तो यहाँ पर अगर अभी हम पब्लिक कीवर्ड हटा देते हैं और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर रन करेंगे तो हमें एरर देखने को मिलेगी। ठीक है, एरर क्यों मिलेगी? क्योंकि ये जो फंक्शन है या यहाँ पर ये क्लास के अंदर क्या हो गए, प्राइवेट हो गए, तो हम क्लास के बाहर से यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये सब प्राइवेट है। ठीक है, प्राइवेट मेंबर है। तो अब इसमें क्या होता है कि हम दोनों कीवर्ड का देखिए यूज कर सकते हैं। अगर हम इस रोल नंबर, नेम और एज हम नहीं चाहते कि इन तीनों वेरिएबल को कोई इस क्लास के बाहर से यूज कर पाए, तो हम इसे क्या कर देंगे, प्राइवेट। ठीक है, तो ये मेंबर हमारे हो गए प्राइवेट। बाकी यहाँ पर हम मेथड जो हमारे हैं, इंटर डिटेल, डिस्प्ले डिटेल, इन्हें हम पब्लिक करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में हमें सिंपली पब्लिक यहाँ पर कीवर्ड यूज करना है। तो अब क्या होगा कि ये हमारे क्या होंगे, प्राइवेट, और ये नीचे के जो हमारे मेंबर होंगे ये सब हो जाएंगे पब्लिक। ठीक है, पब्लिक के लिए अलाउ है। तो अब यहाँ पर हम आराम से ऑब्जेक्ट बना करके इन दोनों मेथड को कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो मेथड के अंदर यहाँ पर हम इसमें वेरिएबल में इनपुट ले रहे हैं या इसका आउटपुट ले रहे हैं, तो क्लास के अंदर रहते हुए हम किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ध्यान रखना, किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो। क्लास के अंदर से सबको एक्सेस कर सकते हैं, सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बस बात ये क्लास के बाहर की होती है। प्राइवेट और पब्लिक तब आता है जब क्लास के बाहर की बात हो रही होती है। चलिए तो यहाँ पर प्रोग्राम रन करते हैं और आप देखेंगे हमारा आउटपुट प्रॉपर आ रहा है। जैसे रोल नंबर 6 डाल दिया, नेम जेके डाल दिया और एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए रोल नंबर, नेम और एज तीनों चीज़ें यहाँ पर सही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर नोट्स में वापस आते हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और, अब जैसे मान लेते हैं रोल नंबर, नेम और एज को हमें प्राइवेट ही रखना है, तो हम चाहें तो प्राइवेट कीवर्ड ना लगाएं। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये तो ऑटोमेटिक प्राइवेट ही है। रन करेंगे तो अभी भी यहाँ पर नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर जैसे 6 और यहाँ पर हमने नाम डाल दिया KJ ऐसे करके कुछ भी, और यहाँ पर देखिए ये आउटपुट आ रहा है। हाँ, अगर अब इस रोल नंबर की वैल्यू को हम डायरेक्टली असाइन या फिर इसका सी आउट लेना चाहें बाहर से, यानी मेन फंक्शन से, तो नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सी आउट लगाते हैं। ठीक है, सी आउट स्टेटमेंट, और हमने क्या किया, stu1 डॉट रोल, यानी stu1 डॉट रोल, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट stu1 है उसका रोल नंबर हमें यहाँ पर सी आउट चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आउटपुट हमें मिलेगा। पहले तो इंडर लगा देते हैं ताकि यहाँ पर न्यू लाइन में आना चाहिए ये, तो ये हमने एंटर लगा दिया। रन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें एरर मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो रोल नंबर है ये क्या है, प्राइवेट है। यहाँ पर आप नीचे एरर में भी देखेंगे इज़ अ प्राइवेट। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये प्राइवेट है तो पब्लिक करने के लिए वही सेम चीज़। ठीक है, अगर हमको सब कुछ पब्लिक ही रखना है तो सिंपल एक कीवर्ड लगा दिया पब्लिक ऊपर, बाकी सारी चीज़ें पब्लिक हो गई। अब रन करेंगे तो यहाँ पर हम रोल नंबर को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे हमने रोल नंबर 5 डाला, नेम यहाँ पर JK डाला, एंटर करेंगे तो देखिए रोल नंबर प्रिंट हो रहा है, नेम प्रिंट हो रहा है, एज प्रिंट हो रही है, और लास्ट में यहाँ पर ये जो हमने अलग से सी आउट स्टेटमेंट लगाई थी ना, यहाँ से ये रोल नंबर प्रिंट हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। एक्सेस स्पेसिफायर मॉडिफायर में पब्लिक और प्राइवेट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली हमने आपको बताया। बाकी यहाँ पर ये जो नोट वगैरह है ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोट में यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, इट इज़ पॉसिबल to access private members of a class using a public method inside the same class. See the next chapter encapsulation on how do this. ठीक है, यानी कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इनकैप्सुलेशन की मदद से यहाँ पर हम एक प्राइवेट मेंबर को भी पब्लिक मेथड के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको एक मेन पॉइंट बताएं, ठीक है, बारीकी यहाँ पर बताएं, तो देखिए इनकैप्सुलेशन अभी तक हम यूज कर रहे थे। ठीक है, अगर आपको दिखाएं तो हम इनकैप्सुलेशन यूज़ कर रहे थे। कैसे? यहाँ पर चलते हैं कोड ब्लॉक में। ठीक है, बाकी इनकैप्सुलेशन एग्जैक्टली क्या होता है इसे तो हम अगली वीडियो में जस्ट समझेंगे, क्योंकि अगला चैप्टर वही है इनकैप्सुलेशन का। यहाँ पर देखिए अगर हम इन तीनों को प्राइवेट कर दें, अभी हमने थोड़ी देर पहले करके देखा था, अगर इन तीनों को हम प्राइवेट कर दें तो हम इन मेथड के जरिए, यानी एक क्लास के अंदर जो हमारे मेथड डिफाइन है, तो प्राइवेट हो या पब्लिक हो या मेंबर, इनको तो हम यहाँ पर एक्सेस कर ही सकते हैं। तो बस यही चीज़ है, यानी कि अगर हमारे क्लास के कोई भी मेंबर क्या है, प्राइवेट है, क्या है, अगर वो प्राइवेट है, ठीक है, तो उन्हें हम पब्लिक फंक्शन के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। बस इसमें हमें पैरामीटर पास करना होगा। एक्सेस करने का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी तरीके से इस रोल नंबर में क्लास के बाहर से वैल्यू असाइन कर सकें इनडायरेक्टली, और या फिर इस रोल नंबर की वैल्यू को हम निकाल सकें, तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्राइवेट मेंबर को बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। और इसका यूज़ हम अगली वीडियो में समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकली देखेंगे इनकैप्सुलेशन यहाँ पर कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, बस उसके लिए हमें जो हमारे मेथड होंगे उसमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि हमने समझ ही लिया है कि हम एक मेथड में कैसे पैरामीटर पास करते हैं। तो यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमने जो भी आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं वो समझ में आई होंगी, और अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो रिपीट करके एक बार देख ले, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।